नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो अब गैसेस एक्सचेंज होता है ये, तो गैसेस एक्सचेंज का क्या मतलब है कि जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी जो रेस्पिरेशन होता है ये एक सेलुलर प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस होता है ये। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, मतलब जो सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है जिससे वो अपना स्टोर कर सकता है फूड, उसको एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है, तो वो सारा आता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि ये सेल के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अगर आप देखोगे सिंपल रेस्पिरेशन में क्या मतलब होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है, ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो सेल में होता है, सेल में जो ब्रीदिंग होती है उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम ये जो ग्लूकोज है वो कैसे कैसे ब्रेक होता है। तो ग्लूकोज हमें पता होना चाहिए, दैट इज C6H12 एंड O6। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब ये जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है साइटोप्लाज्म में। अब वो किस चीज़ में ब्रेक होगा, एक तो पायरुविक एसिड में और एक एनर्जी में। ये जो होता है ये 6 कार्बन, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कितने कार्बन का फॉर्मूला है, ये 6 कार्बन की शुगर होती है जो कि ब्रेक होती है पायरुविक एसिड में और एनर्जी में। पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज किस फॉर्म में ब्रेक होता है, एक होता है इथेनॉल में ब्रेक, CO2 में और एनर्जी में। इथेनॉल जो होता है वो 2 कार्बन का होता है। और अगर मान लो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है पर ये कहाँ पर होना है अब रिएक्शन, मसल्स में, तो फिर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। और अगर हमारे पास प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, मतलब ये कहाँ पर होगा, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा, वाटर एनर्जी में ब्रेक होगा और एनर्जी में ब्रेक होगा। ये होता है हमारे ग्लूकोज के पाथवेज। तो देखो अब रेस्पिरेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में आता है एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं, और एनारोबिक में हम होता है जिसमें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट इसकी जो एंड प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो है हमारा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करते हैं बाहर। और एंड प्रोडक्ट्स इसके क्या है, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एल्कोहल अभी हमने पहले देखा था, जब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था तो वो क्या था, इथेनॉल की फॉर्म में। तो कभी भी मसल्स में इथेनॉल नहीं बन सकता। ठीक है, अगर मसल्स में इथेनॉल बनेगा तो आप कोई भी चीज़ उठा नहीं पाओगे, बिल्कुल झूमती रहेगी हाथ वगैरह, बिल्कुल। लाइक मान लो अगर मेरे को कोई ये पेन उठाना है तो ऐसे एकदम बिल्कुल झूमता रहेगा, क्योंकि इथेनॉल कभी भी मसल्स में फॉर्म नहीं होगा। इथेनॉल हमेशा फॉर्म होगा जब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है और इसमें जो है लेस अमाउंट में एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है। अब रेस्पिरेशन देखो कि ह्यूमन में कैसे होता है। सबसे पहले तो पैसेज होता है एयर का, है ना, नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या जाती है, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो यहाँ से नॉस्ट्रिल होगी। फिर उसके बाद नेसल पैसेज, मतलब नॉस्ट्रिल्स के अंदर फिर क्या होगा, पैसेज होगा। पैसेज मतलब रास्ता होगा आगे गैसेस जाने के लिए। फिर उसके बाद होती है नेसल कैविटी। कैविटी मतलब होता है खाली स्पेस, जो भी एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं कैविटी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फेरिंग्स, फिर होता है लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया। जो फेरिंग्स होता है इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स जो होता है इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से आवाज़ आती है हमारी। लैरिंग्स होता है, फिर उसके बाद ट्रेकिया आता है, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर जाकर गैस यहाँ पर जाती है ब्रोंकाई में, फिर उसके बाद ब्रोंक्योल्स में जाती है, फिर एल्वियोलाई में जाती है, फिर जाकर लास्ट में ब्लड कैपिलरीज में जाती है। तो देखो अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है हमारे शरीर में, उसके लिए डायग्राम। ठीक है, तो देखो एपिग्लॉटिस होता है, एपी मतलब होता है ऑन टॉप, और ग्लॉटिस होता है जिससे कि हमारा जब खाना हम खाते हैं तो उसके नीचे ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। तो अगर मतलब लाइक हमारी जो टंग होती है ना, यहाँ पर ऐसे टंग होती है, तो अभी इस टंग के ऊपर अब ये खाना जाना चाहिए, है ना, यहाँ से इसके ऊपर एक यहाँ पर एपिग्लॉटिस लगा होता है। जब हम मान लो खाना खा रहे हैं, है ना, तो जब ये वो नीचे जाएगा, जब यहाँ पर फूड पाइप में जब वो जाता है तो क्या होता है, जब खाना जाता है तो एपिग्लॉटिस को क्लोज कर देता है। किसको क्लोज करेगा, जो विंड पाइप है उसको क्लोज कर देगा, ताकि उसमें खाना ना चला जाए। तो अगर इसमें खाना चला जाता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा खांसी आने लग जाती है। जैसे मान लो आप खाना खा रहे थे तो एकदम से आपको, आप बोलते बोलते खाना खा रहे हो तो एकदम से क्या हो
जाता है इसमें हल्का फुल्का अगर पार्टिकल चला जाता है तो भी बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी आने लग जाती है। तो इसलिए खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए ना, इसीलिए फिर एपिग्लॉटिस क्या करता है, उसी चीज़ में वर्क करता है, उसको कवर करने में हेल्प करेगा कि ताकि खाना ना चला जाए विंड पाइप में। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा लैरिंग्स। जैसे अभी आपको बताया था कि लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जो कि वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम बोल पा रहे हैं तो वो लैरिंग्स की वजह से ही है, क्योंकि लैरिंग्स वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेकिया, फिर उसके बाद आता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट आता है हमारा एल्वियोलाई, ये जो पेड़ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यहीं पर जाकर जब गैसेस जाती हैं यहाँ पर तो फिर लास्ट में ये यहीं पर जाती है। जो लोग स्मोक करते हैं उनकी ये जो एल्वियोलाई है वो बिल्कुल एकदम श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे एक डिजीज़ भी हो सकता है जिसका नाम है एम्फिसिमा, ठीक है। तो वो डिजीजेज हो जाते हैं जिनकी एल्वियोलाई बंद हो जाती है ड्यू टू स्मोकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग है जो मतलब लाइक ऐसे ट्रंक काइंड ऑफ लग रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर ब्रोंकस, जहाँ से मतलब ऐसे यहीं पर एयर जाती है फिर सीधा यहाँ पर लंग्स में एंटर करवाने में हेल्प करती है। ये जो है ये मतलब रिब्स है जो कि लंग्स से जुड़ी हुई है। और ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेकिया, ये जो होता है ये आगे वाली साइड तक ही होता है, मतलब ऐसे पूरा कवर नहीं होता, ये बस ऐसे आगे वाली साइड तक ही होता है, पीछे वाली साइड पर कवर नहीं होता है ये। और ये हमारा लंग्स है। अब ये जो नीचे ऐसे डोम शेप्ड बना है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द लंग्स। ये होता है डायफ्राम। तो ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या होता है, जिसमें हम जैसे अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, अब ये क्या है हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस से क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि हमारे में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लाइक इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि अब मान लो मैंने अगर इनहेल करा तो ये क्या हुआ, इसमें लंग्स इन्वॉल्व हुए, नोज इन्वॉल्व हुई, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है देखो विंड पाइप इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और क्या क्या इन्वॉल्व होगा, लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे, नोज इन्वॉल्व हो रही है, नोज से मैंने क्या किया, एक इनहेल करा था, है ना, ठीक है, मैंने ऑक्सीजन क्या करी थी, इनहेल करी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, विंड पाइप में गई थी। फिर उसके बाद लंग्स ने क्या करा था, साइमल्टेनियसली ऊपर हुए थे। क्यों हुए थे, क्योंकि वो जो डायफ्राम है, अभी वो आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी वैसे तो, पर वो जो डायफ्राम ऐसे यहाँ पर नीचे जो मैंने इसके पहले वाले डायग्राम में आपको बताया था कि नीचे डायफ्राम लगा है, वो जो डायफ्राम है वो क्या होने लग जाता है, वो ऊपर होने लग जाता है। अभी वो नॉर्मली ऐसे होता है, फिर बाद में वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो लंग्स है इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ऊपर की साइड अपवर्ड लिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, विद द रिब्स। तो रिब्स भी अपवर्ड मूव हो जाएंगी और लंग्स भी अपवर्ड मूव हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लंग्स इन्वॉल्व, नोज इन्वॉल्व हो रहा है, और क्या इन्वॉल्व हो रही है, विंड पाइप इन्वॉल्व हो रही है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है, हमारा एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कि 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी, लंग्स इन्वॉल्व थे, नोज इन्वॉल्व थी और विंड पाइप भी इन्वॉल्व थी। जिसमें कि हमने क्या देखा, जब हमने इनहेल करा था तो क्या चीज़ हुआ था, जब हमने ऐसे करा था तो नोज इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पर अभी जो मतलब एयर है वो अभी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या हुआ था, जो लंग्स है वो लिफ्ट अप हो गए थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, ठीक है। और डायफ्राम क्या था, पहले अभी यहाँ पर डोम शेप था, फिर बाद में जाके क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया था जब हमने इनहेल करा था। फिर उसके बाद क्या इन्वॉल्व हुआ था, हमारा नोज, क्योंकि यहीं से हमने करा था। फिर लंग्स हमें पता चल गया, विंड पाइप भी हमें पता चल गया। तो ये क्या हमारा एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ये सेल के अंदर नहीं हो रहा, ये हमारे मैकेनिज्म में हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है। ऐसे सेल के अंदर नहीं हम कर रहे, हम सेल के अंदर नहीं करवा सकते। सेल के अंदर हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें जो कि सेल का फंक्शन देख रेख कर लेती है, पर हम अगर इनहेल नहीं करेंगे तो फिर ब्रीथ तो हम नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो आप देखो, इट इज़ द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द गैसेज बिटवीन द सेल एंड द एनवायरमेंट। तो हमने एनवायरमेंट से क्या करा था, सांस ली थी, तब जाके वो हमारी बॉडी के अंदर गई थी, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, मैकेनिकल प्रोसेस बोला है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स वेरियस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। जैसे मैंने आपको बताया विंड पाइप इन्वॉल्व होती है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और नोज इन्वॉल्व होती है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारा मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता, ये क्या है, हमारा एक केमिकल प्रोसेस है। क्यों केमिकल प्रोसेस बोला है वो हम अभी जान लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखो, आप क्या लिखा है, इट इज़ द केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि रेस्पिरेशन कैसा होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन है वो हमारा किस में होता है, सेल के अंदर होता है। अब सेकंड क्या लिखा है, द एयर दैट वी इनहेल ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू द लंग्स। जो भी हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में वो क्या लेकर आती है, ऑक्सीजन लेकर आती है। तो फिर आगे जब फर्दर वो इन्वॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन, तो अच्छे से फिर वो बाद में किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स करके वो क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है।
ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कुछ भी आप बोल सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा है, द एयर दैट वी इनहेल ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू द लंग्स एंड इज कैरिड बाय द ब्लड टू द सेल वेयर इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। किसमें ब्रेक होता है, वो ग्लूकोज। अभी हमने देखी थी 3 चीजें जिसमें ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था। ग्लूकोज कैसे ब्रेक हो रहा था, एक तो 2 चीजें हो रही थी जब हमारे पास क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, और एक में हो रहा था जिसमें हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तभी हमारा मतलब हो सकता है वो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है। और अगर आप देखोगे साइटोप्लाज्म में अगर इन्वॉल्व है तो उसमें हमको वो नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। और एक हमने देखा था मसल्स में इतना ध्यान रखना है आपको, कभी भी इथेनॉल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इथेनॉल होगा, मान लो अगर मुझे ये पेन यहाँ से उठाना है तो फिर मैं ऐसे 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 करके उठाऊंगी तो वो नहीं उठ पाएगा मेरे से पेन, या फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा आपकी मसल्स में अगर इथेनॉल चला जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, एल्कोहल की इन्वॉल्वमेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी लाने का काम करता है विच इज़ यूज बाय द सेल फॉर परफॉर्मिंग द बॉडी फंक्शन, ताकि बॉडी फंक्शन हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि सेल में होता है। कभी भी ये ऐसा कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, क्या है हमारा केमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो हम इनहेल करते हैं, फिर उसके बाद वो लंग्स में जाती है, फिर उसको फिर ब्लड कैरी कर लेता है ताकि सेल्स तक पहुंच पाए, सारी जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है उसमें अच्छे से ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच पाए। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, इसमें ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है ताकि हमें एनर्जी मिल पाए। और ये किसकी तरह यूज़ होता है, हमारे सेल्स में यूज़ होता है ताकि हम अपने बॉडी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और कैसा प्रोसेस है ये, बायोकेमिकल। बायो मतलब होता है लिविंग, केमिकल हमें पता ही है। तो बायोकेमिकल मतलब कि लिविंग बॉडी के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो रेस्पिरेशन क्या है, हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग हमारा एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इसका डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो आप ये लोग डिफरेंस याद रखना एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ब्रीदिंग पे पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। अब ब्रीदिंग होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम देखते हैं। ब्रीदिंग में कितने चीज़ें इन्वॉल्व होती है, 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारा इनहेलेशन है, सेकंड हमारा एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता क्या है वो हम देखते हैं। देखो, तो इनहेलेशन से क्या समझते हैं हम, इन तो मतलब कुछ अंदर, मतलब हमें कुछ इनहेल करना है। इनहेल मतलब हमें सांस लेनी है, हमें अपने अंदर कुछ इन्वॉल्व करना है ना, या फिर अपने अंदर हमें कुछ इंसर्ट करवाना है, या फिर अपने अंदर हमें कोई एयर इनहेल करवानी है, इंसर्ट करवानी है, उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। तो इनका मतलब क्या हुआ, अंदर। ठीक है, तो एक्स का मतलब क्या होता है, एग्जिट। एग्जिट मतलब कुछ बाहर फेंकना है हमें, है ना, कुछ मतलब हमें कुछ बाहर से कुछ निकालना है हमें बाहर अपने शरीर से, उसको हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। अब वो क्या अंदर हमें, मतलब लाइक हमें उसको कौन सी एयर हमें अपने अंदर मतलब लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, वो हम देखते हैं। हम सबसे पहले इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड। जो थोरैसिक कैविटी होती है वो क्या होती है, इनहेलेशन के दौरान एक्सपैंड कर जाती है। अब थोरैसिक कैविटी क्या होता है ना, थोरैसिक कैविटी को हम क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है, जहाँ पर क्या क्या होगा, लंग्स होंगे, रिब्स होंगे, ट्रेकिया होगा, ब्रोंकाई होगा, एल्वियोलाई होगा एंड सो ऑन। जो भी हमने अभी इससे पहले वाले डायग्राम में देखा था वो थी हमारी पूरी थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी को हम क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि एक्सहेलेशन में क्या एक्सपैंड हो जाता है। देखो, अगर हम इनहेल करते हैं तो क्या इनहेल में क्या एक्सपैंड हो जाएगा, हमारा जो थोरैसिक कैविटी है वो पूरी एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप एक बार इनहेल कर कर देखो तो ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एकदम पूरा खुल रहा है। एक्सपैंड मतलब फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और रिब्स कैसी जा रही हैं, ऊपर वाली साइड पर जा रही हैं। अब आप देखोगे डायफ्राम, अभी जैसे हमने देखा था ये वाले डायग्राम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, अगर आप डायफ्राम में देखोगे तो वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट शेप का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो फिर अभी अगर कोई चीज़ ऐसे है अभी, है ना, अगर हमने सांस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर ये है तो ये एकदम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम एकदम बिल्कुल फ्लैट शेप का बन जाएगा। अभी कैसा है, इस शेप को हम बोलते हैं डोम शेप्ड। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम, जो होती है लंग्स की इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है वॉल्यूम लंग्स की, क्योंकि हमने कुछ अपने शरीर में या फिर अपने लंग्स में हमने क्या इंसर्ट कराया, हमने इनहेल करा है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इनहेल, हमने एयर इनहेल कर दिया। कौन सी, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमने इनहेल करा है ऑक्सीजन, उससे क्या हुआ है, हमारे वॉल्यूम जो है लंग्स की, जितनी उसमें एयर प्रेजेंट थी वो इंक्रीज हुई है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वॉल्यूम जो है लंग्स की वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एज द एयर एंटर्स द लंग्स। ये होता है हमारा पूरा इनहेलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो थोरैसिक कैविटी होती है वो क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। जैसे मान लो अगर हमने करा
तो बिल्कुल क्या हो गया, एकदम सब कुछ नीचे आ गया। एकदम पहले क्या हो गया, एकदम एक्सपैंड हो गया था, वापस से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो थोरैसिक कैविटी है या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी, वो हमारी रिलैक्स हो जाती है या फिर आप क्या बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। रिब्स जो है अभी पहले कैसी थी, अपवर्ड मूव हुई थी, अब जब हम एक्सहेल कर लेंगे तो वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव हो जाती है। अब ये जो डायफ्राम है, ये यहाँ पर डायफ्राम है, जो डायफ्राम है वो कैसी शेप का हो जाएगा, डोम शेप्ड का हो जाएगा। अभी यहाँ पर कैसा हो गया था, फ्लैट हो गया था, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा डोम शेप का। अब जो वॉल्यूम है लंग्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि हमारी वॉल्यूम जो है एयर की, जो पहले जितनी एयर प्रेजेंट थी उसमें से अब हमने एयर क्या कर दी है, एग्जिट हो गई है, मतलब वो बाहर निकल चुकी है। तो एग्स का मतलब क्या होता है, एग्जिट। तो एक्सिलेशन में क्या होगा, हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। एक्सेल मतलब हम बाहर निकाल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सिलेशन। हम एक बार हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो अभी जैसे, अब ये क्या है, हमारा रिब्स बनी है, यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड फिल होता है। अब ये क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम अभी हमने देखा कि वो क्या हो जाता है, जब हम इनहेल करते हैं फ्लैट हो जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो डोम शेप्ड का हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेगी, एयर एंटर करती है, जब हमने एंटर करवाई तो रिब्स क्या हो जाएगी, अपवर्ड मूव हो जाएगी, लंग्स क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, और ये जो डोम शेप्ड था वो एकदम फ्लैट डायफ्राम बन जाएगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा, अगर आप देखेंगे एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन में जो लंग्स से जो एयर है वो बाहर जा रही है, अगर वो बाहर जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एयर जो बाहर जा रही है उसकी वजह से लंग्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिब्स क्या हो जाएंगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। जो डोम शेप का जो डायफ्राम था वो, जो फ्लैटन शेप का जो डायफ्राम था वो वापस से क्या हो जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा। तो ये सारा होता है हमारी चीज़ें एक्सहेलेशन में, वो सारी चीज़ें होती है हमारी इनहेलेशन में। तो ये होता है हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और इसका जो भी मतलब ऐसे डिफरेंस है, या फिर अकेला अकेला भी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ब्रीदिंग का डिफरेंस, और इसका डिफरेंस काफ़ी बारी आ चुका है और आगे आ भी सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि एल्वियोलस ब्लड और टिश्यू में कैसे कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई जब एयर होती है तो वो कैसे ब्लड में जाती है ना। तो वो जो एयर है सीधा डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाती है, उस एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो जाता है ब्लड में। अब वो कैसे जाता है एक बार हम पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप हार्ट की बात करेंगे तो देखिए, मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कैरी करती है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर ये कहाँ से जाएगा, लंग्स में जाएगा। फिर जब लंग्स है तो फिर लंग्स में क्या कैरी करेगी, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। फिर जो लंग्स में जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है इसी क्या होगा, ये जाएगा सीधा यहाँ पर हमारे हार्ट में। तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। फिर यहाँ पर जाकर फिर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा देता है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर है एओर्टा, ये आगे जाके क्या कर देगा, बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करवा देगा ब्लड। तो इससे हमारे ब्लड में क्या चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एयर जिसमें क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, वो हमारी जाती है ब्लड में, फिर वो बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से। इसको हम बोलते हैं, जब वो ब्लड बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन से, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप इसको लिख लेना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एच भी मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या काम करता है, ये रेड कलर प्रोवाइड करता है टू द ब्लड। जो भी रेड कलर आता है ब्लड का वो आता है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा ब्लड में तो कभी भी रेड कलर नहीं आ सकता है ब्लड का। अब अगर आप देखोगे, देखो अब यहाँ पर क्या है, बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी, O2 इज रिलीज्ड इन द एल्वियोलस थ्रू द ब्लड वेसल्स टिश्यूज, ठीक है। तो टिश्यू में फिर बाद में जाके ब्लड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हार्ट था, है ना, तो हार्ट के बाद कहाँ गया था, हमारा एओर्टा में। एओर्टा से कहाँ गया था, हमारा बॉडी पार्ट्स में। जब वो बॉडी पार्ट्स में जा रहा होता है तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड हमारा थोड़ा सा ब्लड हमारा टिश्यूज में भी जाता है। तो टिश्यू में क्या जाएगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा थ्रू द वेन्स एंड द कैपिलरीज, आर्टरीज। तो उन सबसे होके सारा हमारा टिश्यूज में चला जाता है। ये होता है हमारा एयर का पैसेज अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रिलीज हुई होती है ब्लड में वो डिजोल्व हो जाती है ब्लड के साथ, मतलब मिक्स हो जाती है बिल्कुल अच्छे से। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो रिलीज कर देता है इसको एल्वियोलर सैक में। सैक क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर।
पाउच या तो आप इसको बोल सकते हो बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जाकर क्या हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था वो जाकर सीधा ब्लड वेसल से होता हुआ एल्वियोलर सैक में भर जाता है। फिर उसके बाद ये उसको हम बाहर निकाल देते हैं, जो भी हम रिलीज करते हैं। मैंने आपको बताया था कल कि मतलब हम पहले क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, फिर हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारी रिलीज होगी वो एल्वियोलर सैक से ही आती है नॉस्ट्रिल्स में, फिर वो हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या होता है, इनटेक एंड एक्सहेल होता है, ठीक है, किसका, गैसेस का। अब इनटेक हम किसका करते हैं, ऑक्सीजन का, और आउट किसको हम करेंगे, एक्सहेल किसको करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वही होता है हमारा रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स में क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर दैन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब कि ह्यूमन बींग्स भी आते हैं उसमें और एनिमल्स भी आते हैं बाकी, ठीक है। तो एनिमल्स में हमने कल पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं प्लांट्स में कैसे होगा। तो देखो, अब एक्सचेंज होता है इसमें स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अभी जो पोर्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स मतलब होता है टाइनी होल्स, उसको हम बोलते हैं पोर्स। तो ये जो पोर्स है ये गैस एक्सचेंज का काम करवाते हैं। नेक्स्ट आता है लेंटिसेल्स इन द स्टेम्स। अब जैसे देखो, अब स्टेम है, ठीक है, मान लो कोई यहाँ पर ऐसे कोई ट्री है। अभी जो ट्री है यहाँ पर इसमें हल्के हल्के थोड़े से होल्स होते हैं, हल्के हल्के, बिल्कुल पोर्स हल्के हल्के, जैसे स्टोमेटा होता है सिमिलर टू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो लेंटिसेल्स है वो क्या करेंगे, वो स्टेम का गैसेस का एक्सचेंज कराएंगे। लीव्स में कौन करा रहा था, स्टोमेटा करा रहा था, स्टेम में कराएंगे लेंटिसेल्स। और जनरल सरफेस से भी होता है, जैसे मान लो अब ये रूट्स है, तो रूट में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। तो ये सारा हमारा होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमें एक बात और ध्यान रखनी है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, कि कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।